नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और आप देख रहे हैं आईएफएस फिजिक्स के चैनल। सीएसआईआर नेट के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो, अगर आप बीएससी में हो, एमएससी में हो और आपको लगता है कि सीएसआईआर नेट क्या है, आपने कभी नाम सुना है या नहीं भी सुना है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कितनी फेलोशिप होती है, क्या पैटर्न होता है, सिलेबस कैसा होता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें तो ये क्लियर हो जाएगा, कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ती हैं, ये सारी जानकारी आज हम लेकर के आए हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जिन्हें सीएसआईआर जेआरएफ कराने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लगभग पिछले 6 साल से लगातार ये आईएफएस इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग इनको जानते हो। बहुत बहुत स्वागत है विनोद पटेल सर का। तो विनोद सर, डॉक्टर विनोद पटेल, अब तो पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत मेरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं इस चैनल पर आज आया हूं और ये आपका चैनल है, लेकिन फिर भी आज मैं इसको होस्ट कर रहा हूं। तो आज आपको मैंने इस वजह से बुलाया है ताकि ये पता चल सके कि बच्चों को जो बहुत सारी तैयारी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी सर। कि किसी को सिलेबस नहीं पता है तो कोई बस हवा में तैयारी कर रहा है, किसी को सीएसआईआर जेआरएफ किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता। बिल्कुल सर। और किसी को अगर नाम पता है तो बेचारा ये सोच रहा है कि यार पढ़ना कितना पड़ता है, लगता है बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती होंगी, अरे ये तो बहुत कठिन चीज है, ये तो किसी का निकलता ही नहीं। ऐसे तमाम सारी भ्रांतियां जी सर फैली हुई हैं हमारे इस समाज में। जी सर। तो चलिए देखते हैं कि बातचीत में इसका थोड़ा सा इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर रहने वाला है। जी सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किन बच्चों को देखना चाहिए और किन बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए और क्या इससे बेनिफिट है। ओके सर। तो सर, ये वीडियो जो है, जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली है, जो एमएससी फिजिक्स से कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर। या एमएससी कंप्लीट हो चुके उनके लिए भी है। और इसके जो बेनिफिट की बात करें तो सीएसआईआर जेआरएफ का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपको सीएसआर फेलोशिप देती है, जेआरएफ देती है। और साथ ही साथ आप अगर हायर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर कॉलेज लेक्चरर बनना चाह रहे हो, तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है एमएससी प्लस नेट की रहती है। तो आप ये जो बेनिफिट सेकंड इसका है। तो इसका मतलब हायर एजुकेशन में जो जाना चाहते हैं, रिसर्च का सपना जो देखना चाहते हैं, उस हर बच्चे के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा या रिसर्च में जाना चाहता है, उस हर बच्चे के लिए ये वीडियो एक वरदान होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको अगर उस पायदान तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको ये पहली सीढ़ी है जिसको पार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो ठीक है सर, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले और हायर एजुकेशन रिसर्च में जाने वाले हर छात्र के लिए ये वीडियो जरूरी है। बिल्कुल सर। फायदा इसका सर क्या है कि क्या एलिजिबिलिटी ही फायदा है? हालांकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल सर। जेआरएफ क्वालिफाई अगर होता है तो सर अभी जो सीएसआर फेलोशिप दे रही है वो 37,000 पर मंथ दिया जा रहा है और आपको सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए अलग से मिलता है। अच्छा। जैसे बड़ी सिटीज जो है उसमें आपको एचआरए जो अपने 20% मिलता है। जैसे कुछ छोटी सिटी है तो उसमें आपको इसका एचआरए 16% मिल रहा है। तो आपका जैसे 37,000 फेलोशिप है तो उसमें लगभग 42,000 रुपीज आपको पर मंथ फेलोशिप मिल जाती है यहाँ पर। मतलब कि ठीक है, फेलोशिप तो मिलेगी ही, साथ में एचआरए भी मिलेगा और ये सब 42,000 के आसपास, 42,000 के आसपास का 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए। उसके बाद तो एसआरएफ भी होता है। एसआरएफ हो जाती है, लगभग 50,000 आपको फेलोशिप मिलती है, जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है 5 साल जब पीएचडी कर रहे हो उस कंडीशन में। तो ठीक है, पैसा ही पैसा होगा मतलब बच्चों। जी सर। 50,000 की आपको हर महीने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता रहता है, एजेंसी की तरफ से। तो सर, स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या स्कीम होता है, किस तरह का एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो सीबीटी फॉर्मेट जी। और और आगे उसमें और क्या क्या चीजें तो
सर जो एग्जाम है ये सीबीटी फॉर्मेट में होता है और आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है यहाँ पर, और आपको 200 मार्क्स का जो पेपर है, मतलब इसमें क्वेश्चन तो लगभग 280 मार्क्स के आसपास आते हैं, उसमें से आपको अटेंड जो करना है वो 200 मार्क्स का मैक्सिमम आप अटेंड कर सकते हो। अच्छा। 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है इसके अंदर, और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर के अंदर। तो सर ये इसका है। अब आगे हम बात करेंगे सर वैसे कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। मतलब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड है जी सर। 3 घंटे वक्त मिलेगा, बिल्कुल। टोटल मार्क्स 200 होते हैं जी सर। आपको अटेम्प्ट इससे कम ही करना पड़ेगा, और हर 6 महीने में एग्जाम आता रहता है। बिल्कुल सर। एग्जाम का पैटर्न अब समझते हैं कि आखिर ये 200 नंबर किस तरह से कितने सेक्शन में बटे हुए हैं। जी सर। अब हम इसकी चर्चा सर थोड़ा आगे करेंगे। बिल्कुल। कि स्कीम में जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल कितने सवाल रहते हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। जी सर, तो टोटल हमको यहाँ पर 75 क्वेश्चन मिलते हैं सर। अच्छा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए है वो एक जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 2 नंबर आपको इसमें मिलने वाला है, 2 मार्क्स। अगर आपने क्वेश्चन को नेगेटिव किया तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्क हो जाएगा सर। पार्ट बी के अंदर आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलते हैं और उसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट सी के अंदर आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब पार्ट बी का जो मार्क्स का वेटेज है वो है 3.5 मार्क्स है, और पार्ट सी का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है सर। पार्ट ए बी सी तीनों के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो पार्ट बी के अंदर लगभग 0.875 और पार्ट सी के अंदर आपका 1.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है सर। अच्छा, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है सब जगह? हाँ सर, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। पार्ट ए में हर प्रश्न 2 नंबर का है। बिल्कुल सर। पार्ट बी में हर प्रश्न 3.5 का है। 3.5 का है, और पार्ट सी में हर प्रश्न 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है जी। अच्छा, टोटल प्रश्नों की संख्या आप देख रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है वो भी यहाँ पर लिख रखा है। हाँ, मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो 15, 20, 20। तो क्या सर कोई इसमें सेक्शनल कट ऑफ है क्या, कि पार्ट ए को जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे नहीं, और सी की ऐसा कॉपी नहीं। चेक नहीं होती? नहीं सर, कंप्लीट आपका एक ही पेपर है और पूरे तीनों पार्ट का जो फाइनल कट ऑफ है वो मिक्स रहता है, ऐसे सेपरेट नहीं है। मतलब आपके कट ऑफ तक पहुंच जाए, चाहे आप 2 ही पार्ट मिलाकर ला रहे हो, बिल्कुल कट ऑफ तक नंबर पहुंच अगर जाए आपके बस। पार्ट ए बिल्कुल नहीं आ रहा है, पार्ट बी और पार्ट सी भी है, आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हो। पार्ट ए और सी से मतलब पहुंच सकते हो, पार्ट बी सी से पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका हर पार्ट के अंदर मिनिमम कट ऑफ होना जरूरी है। ओके जी सर। तो सर अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जैसे 3 पार्ट में हमने देखा कि 3 पार्ट में एग्जाम हो रहा है। सिलेबस, ज्यादातर बच्चे तो सिलेबस ही नहीं जानते बिल्कुल कि सिलेबस क्या है। जी। उनको लगता है कि बस नेट करना है, जबकि सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सिलेबस को उन्हें डाउनलोड करके देखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को ये थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि आखिर सिलेबस होता क्या है जी, और हर पार्ट की तैयारी में ये कैसे योगदान देता है। बिल्कुल सर। तो सर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, वैसे सर पार्ट ए का जो सिलेबस है सर, उसमें तो सीएसआर ने कोई सिलेबस नहीं दिया, वो जनरल एप्टीट्यूड है सर। अच्छा। पर हमने सर एनालिसिस किया है 2011 से लेकर 2025 तक के पेपर को, तो उसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे पजल्स हो गया, जैसे आप स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, पजल्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, इमेजेस के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, और अपने अरेंजमेंट के हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है, फैमिली रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमने एनालिसिस किया है और ये पीछे आपको दिख भी रहे हैं। और अगर ऐसा है कि आपको डिटेल में अगर पार्ट डे को पढ़ना है सर, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन भी है। हमारा एप्टीट्यूड का चैनल है सर, IFS का, दिनेश सर उसके अंदर क्लास लेते हैं सर। और पार्ट ए के लिए उससे बेस्ट चैनल सर कोई हो नहीं सकता सर। अच्छा। अगर किसी को CSR नेट की तैयारी करनी है तो पार्ट ए की प्रिपरेशन दिनेश सर के लेक्चर से आराम से कर सकता है। तो ये सर कितना फायदा है कि मान लीजिए कि मुझे फिजिक्स में कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कुछ फिजिक्स मेरी कमजोर हो सकती है, कुछ फिजिक्स, क्योंकि आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा फिजिक्स सब, चाहे एडवांस हो चाहे कोर हो, पढ़ना तो सब पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो अगर मुझे फिजिक्स में किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है तो मैं उसकी भरपाई इस पार्ट से कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि 30 मार्क्स का इसका वेटेज देखा जाए तो 15% वेटेज है। 15% वेटेज है। बिल्कुल सर। तो हमारा जो कट ऑफ जाती है सर, वो लगभग मैक्सिमम कट ऑफ जो आज तक गई है वो 54% गई है सर।
उस 54% में अगर आप 15% पार्ट ए से ला सकते हो सर, तो बहुत बड़ी बात है ना सर, तो 40% पीछे रह गया। ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बाकी हमारी एवरेज जो कट ऑफ रहती है सर, वो रहती है 40 to 45%। ओके। और उसमें से पार्ट ए फिजिक्स का स्टूडेंट अगर है तो वो पार्ट ए से एटलीस्ट 13 to 14% आराम से ला सकता है सर, मतलब 26 से 28 मार्क्स। ओके। और एक इनके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, हमारी एक जनरल एप्टीट्यूड की बुक्स भी है सर, बुक है जो कि जिसके अंदर 2011 से लेके ये किताब की सर। बात कर रहे हैं। हाँ। 2025 तक के सारे पीवाईक्यू जिसके अंदर अवेलेबल है, ना सिर्फ फिजिक्स के सर, सीएसआर एग्जाम लाइफ साइंस का करवाती है, मैथमेटिकल साइंस का करवाती है, केमिस्ट्री का करवाती है। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सर, उन सब के पीवाईक्यू जिसके अंदर है, मतलब उसकी प्रैक्टिस आप कर लो, फिर आपको और क्या करने की जरूरत बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं है। मतलब ये बुक सर है ना, मैक्सिमम जो अमेजॉन चॉइस हो गया या फिर फ्लिपकार्ट, तो हाईएस्ट जो सेलिंग वाली बुक भी है सर ये, और हाईएस्ट बच्चों ने इसका बेनिफिट भी लिया है सर। चलिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात होगी। 15% अगर आपको चुराने हैं तो इससे बढ़िया विकल्प आपके पास कोई हो नहीं सकता। जी सर। सर बात करते हैं पार्ट बी और सी की, कि किस तरीके से पार्ट बी और सी को डिवाइड किया गया है। बिल्कुल सर। तो सर पार्ट बी जो है, जिसमें कोर फिजिक्स है, उसमें हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट है सर। अच्छा, कोर फिजिक्स में 6 सब्जेक्ट। हाँ। और पार्ट सी के अंदर हमारे जो एडवांस फिजिक्स आती है, उसमें टोटल 9 सब्जेक्ट है सर। मतलब उनको यूनिट्स कहा गया है। हाँ, मतलब ये यूनिट्स कह सकते हो, सब्जेक्ट। हाँ सर। तो जो पार्ट बी के अंदर जो सब्जेक्ट है ना सर, वो पार्ट सी में भी है। अगर मतलब किसी को लिमिटेड सब्जेक्ट के साथ तैयारी करनी है, तो अगर वो पार्ट बी वाला सब्जेक्ट कर देना, तो उसका पार्ट बी और पार्ट सी दोनों कवर होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो एडवांस में भी आएंगे ना। बिल्कुल सर, आएंगे। भाई कोर का ही बेटा है एडवांस, थोड़ा कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गया है, कोर का ही बेटा है। तो अगर आपको कोर फिजिक्स आती है तो एडवांस के भी आप कुछ सवाल बना लोगे। बिल्कुल सर, आइडिया मतलब लगा लोगे। जी सर। तो मतलब बच्चों को फोकस कोर पर थोड़ा कर लें तो बेनिफिट होगा। बिल्कुल बेनिफिट होगा सर। कोर अगर मजबूत है तो एडवांस समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सर। तो कोर फिजिक्स में 6 यूनिट हो गए और 9 यूनिट हो गए एडवांस फिजिक्स। जी सर। तो कोर फिजिक्स के 6 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे सर? जैसे हमारी बात करें कोर सब्जेक्ट्स की, तो जैसे मैथमेटिकल मेथड हो गया, क्लासिकल हो गया, क्वांटम हो गया, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया सर। तो ये जो सब्जेक्ट है सर हमारे, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो क्लास 12th में एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आजकल क्या है, हर क्वेश्चन मतलब हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है जो बेसिक सर्किट एनालिसिस क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। अगर हम ईएमटी की बात करें तो जो लोग जेई की तैयारी की है सर, एग्जाम में सीएसआर में लगभग जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं ईएमटी के अंदर। नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मान लो कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं कि मैंने कुछ जेई वेई की तैयारी नहीं की। ठीक है सर। मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला। मैं तो सर बीएससी किया और फिर उसके बाद अब एमएससी करने के लिए मजबूर हूँ। ठीक है। ज्यादातर जनता ऐसी ही स्थिति में बिल्कुल है बिल्कुल कि बीएससी कर ली है, अब फिजिक्स से वो एमएससी करने के लिए मजबूर है। जी सर। मुझे बताइए कि मैं ये सब कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो 6 यूनिट यहाँ दिखाई दे रही है, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब ये इन सब की तैयारी को कैसे किया जाएगा? इसमें क्या मेरे को सबसे स्ट्रांग इसमें क्या होना चाहिए? सर ऐसा है कि आप अगर सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो, मतलब एमएससी कर रहे हो या एमएससी हो चुकी है आपकी, आप बीएससी करके आए हो, ये जो सारे सब्जेक्ट है वो बीएससी के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं सर। अच्छा, कोर फिजिक्स की सारी? बिल्कुल सर। जैसे क्लासिकल है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या सेकंड में मिल जाएगा। मैथमेटिकल जो है जिसमें मैट्रिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्लास 12th में भी पढ़ते हो आप, बीएससी के अंदर पढ़ते हो आप। ईएमटी 12th के अंदर बीएससी के अंदर पढ़ते हो आप। क्वांटम मैकेनिक्स है बीएससी के अंदर आपकी होती है 6-7 के अंदर। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 12th बीएससी के अंदर आप पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स आप 12th के अंदर बीएससी के अंदर आप पढ़ते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट है, अगर आपने बीएससी की बुक्स भी अगर देख लो आप, मतलब ये बेसिक ही है। बिल्कुल सर। तो वहां से आप कवर कर सकते हो ये अपने 6 सब्जेक्ट। अच्छा जी सर। और बाकी एडवांस फिजिक्स? अब एडवांस के अंदर जो 6 सब्जेक्ट तो वो है ही सर, इसमें 3 और सब्जेक्ट है। अच्छा। एक तो है कंडेंस मैटर फिजिक्स, एक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और तीसरा जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। मतलब ये जो तीनों 7, 8 और 9 नंबर दिखाई बिल्कुल दे सर, रही है। बिल्कुल। ये 3 सब्जेक्ट सर है, ये ऐसे हैं कि अगर आप ऊपर में से ऊपर के कोई सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा लगता है कि मैं इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, कमजोर हूं थोड़ा, हाँ, उस कंडीशन में आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, छोटे सब्जेक्ट है ये। अच्छा। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं सर। मतलब पार्ट सी में अगर
एडवांस फिजिक्स आ रहा है और मुझे इन तीनों में से ये तीनों टॉपिक तैयार कर लूँ तो 3 सवाल तो यहाँ से आराम से बन जाएंगे। तीन के सर, ये अगर तीनों टॉपिक करते हो आप कवर, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन 7 से जाएंगे। 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट सी में पूछे जाएंगे, पार्ट बी में इसका क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा जी सर। तो अच्छा, ये तीनों का केवल पार्ट सी में आता है। बिल्कुल सर, पार्ट बी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इनका। और इसका मतलब कि बाकी जो क्लासिकल ये सब ये दोनों कोर फिजिक्स में भी शामिल है, इसमें कोर फिजिक्स शामिल है। पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे सर। जैसे अगर एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चन उठाया कोई पेपर का, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। मतलब ये तो मुश्किल वाली बात हो जाएगी। पर सर ऐसा है ना वो कि सेक्शन तो बटा ही है। हाँ, तो अगर आप मैथमेटिकल पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पार्ट बी के लिए मैथमेटिकल पढ़ोगे। आप मैथमेटिकल जो टॉपिक इंपोर्टेंट है वो पढ़ रहे हो, तो उसका क्वेश्चन पार्ट बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है। सही बात है ये है सर। तो अब मुझे समझ में आ गया। सर एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पर जो एडवांस फिजिक्स लिखा हुआ है, क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या कोई ऐसा है कि ये वाली यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या ये वाली कम इंपॉर्टेंट है? सर वो आगे हमने बताया सर टॉपिक वाइज कि किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सर बात करें यहाँ पर नाम से ही सर फिजिक्स के अंदर आता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का बैकबोन कह सकते हैं सर। अच्छा, पार्ट बी या पार्ट सी दोनों के अंदर जिसका क्वांटम स्ट्रांग है, वो मतलब उसने 20% अपना जो मार्क्स है वो वहां से ला सकता है, अगर उसके स्ट्रॉन्ग क्वांटम मैकेनिक्स है सर। अगर दूसरा सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिकल मेथड हो गया, क्लासिकल मेथड हो गया। परसेंटेज वाइज और टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है कि किसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और सारे सब्जेक्ट अगर आप कवर नहीं कर पाते हो, तो 5 या 6 सब्जेक्ट आप कवर करो अगर, तो उसमें एक नाम तो होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स का। ओके। और दूसरे जो नाम है उसमें आप एक क्लासिकल ले सकते हो, मैथमेटिकल ले सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। ठीक है, मतलब हालांकि वेटेज तो इक्वल ही होता है सबका? नहीं सर, वेटेज इक्वल नहीं है। नहीं सर। अच्छा, अगर वेटेज वाइज बात करें सर, तो जैसे 200 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, तो हम यहाँ पर अपने को मैक्सिमम 200 मार्क्स के करने हैं, 280 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन है वो क्वांटम मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं, नियरली 40 to 41 मार्क्स के। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स से स्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई साहब। सेकंड जो है वो क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, लगभग 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया और मैथमेटिकल हो गया, इनके क्वेश्चन लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन लगभग 30 to 32 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, और 30 to 32 मार्क्स के क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मो के। फिर आगे जो सब्जेक्ट है छोटे सब्जेक्ट, अब इसमें ऐसा है कि अगर आपको 3 क्वेश्चन कंडेंस मैटर से पूछ लिए तो 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर से होंगे और 2 है अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर से होंगे। अगर आपके 3 क्वेश्चन एटॉमिक से पूछ लिए तो 2 क्वेश्चन कंडेंस से होंगे और 2 क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स से होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन फिक्स है कि पार्टिकल फिजिक्स से पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पार्टिकल से होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा अपने न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो यहाँ इन तीनों से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे, पर हाँ ये है जैसे 10 मार्क्स का न्यूक्लियर फिजिक्स, 10 का अगर कंडेंस मैटर है तो 15 के एटॉमिक से क्वेश्चन आएंगे। अगर 10 का एटॉमिक से आया और 10 का न्यूक्लियर से आया तो 15 से कंडेंस से आएंगे, ऐसा। अच्छा, तो मतलब इन्हीं तीनों में जो है जद्दोजहद चलती रहती है कि किससे ज्यादा आएगा, किससे आएगा, किससे तो आएगा। ठीक है जी सर। तो बच्चों, ये आपको पता चल गया होगा कि अब तक पार्ट सी में आपको क्या अपना थोड़ा सा मजबूत रखना है। क्वांटम सर ने बताया कि ये आधार है फिजिक्स का। बिल्कुल सर। अगर जिसको क्वांटम ढंग से समझ में आती है तो उसने 20% अपना फिजिक्स जो है कंप्लीट कर लिया है। जी सर। अब बात करते हैं कि पैटर्न की, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है? ऐसी अफवाहों का बाजार जो है गर्म है कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, क्या ऐसा कुछ है क्या? सर वैसे एग्जाम का पैटर्न तो वही है सर, 75 क्वेश्चन का। पर पैटर्न चेंज में ऐसा है कि जैसे मतलब अब पहले सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्या क्वांटम का क्वेश्चन हम पढ़ने से हमें आइडिया लग गया क्वांटम का क्वेश्चन है। आजकल सर क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके चले गए। अब क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं कि सिर्फ क्वांटम पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्वांटम को रिलेट करना होगा थर्मोडायनेमिक्स से, क्वांटम का रिलेट करना होगा आपको क्लासिकल से। अब क्वेश्चन आने लग गए हैं मल्टी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में ईएमटी भी है, उसी क्वेश्चन में क्वांटम भी है, उसी में मल्टी डिसिप्लिनरी। बिल्कुल सर। यानी आपको लिंक करके इंटरडिसिप्लिनरी की, मतलब आपको सारे क्वेश्चन जो है कनेक्टेड मिलेंगे। जैसे इस बार भी एप्लीकेशन कनेक्टेड कि ईएमटी भी थी उसके अंदर, उसमें थर्मोडायनेमिक्स थी, उसमें सॉलिड थी, क्वेश्चन एक ही था। आप अगर ईएमटी में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, अगर आप थर्मो में एक्सपर्ट नहीं हो तो क्वेश्चन को नहीं कर सकते।
आपको तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, तब जाके वो क्वेश्चन बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए। जी सर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आती तो है, सॉल्व करने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल, नियम बिल्कुल। पता होने चाहिए। जी सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे यूनिट से। तो आप ये सोचो कि एक स्ट्रांग है और दूसरा छोड़ देता हूं मैं, तो उससे कुछ सवालों में मुश्किल आ सकती है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस फिर नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया है कि थर्मो है, पढ़ना शुरू किया, फिर बीच में ईएमटी का क्वेश्चन, मतलब ईएमटी बीच में आ गई, अब आपको लगेगा ये मैं कैसे कनेक्ट करूं, तो फिर आपका क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब कि अब थोड़ा एडवांस लेवल दिए जा रहे हैं। जी सर। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि क्या कट ऑफ रहती है, कट ऑफ में क्या कोई बहुत वेरिएशन होता है, इसकी बात करते हैं। सर ऐसा है कि 2011 से अगर बात करें सर, तो 15-16 तक एक ऐसे भ्रांति थी कि फिजिक्स के अंदर कट ऑफ है वो 66 मार्क्स, 70 मार्क्स। फिजिक्स में एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप 70 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जेआरएफ हो जाएगा। पर पिछले 4-5 साल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब फिजिक्स की कट ऑफ भी लगभग 100 से ऊपर जाने लगी है। तो मतलब कट ऑफ इंक्रीज हुई है फिजिक्स की यहाँ पर जरूर। पहले फिजिक्स की कट ऑफ रहती थी 70 से 80 के बीच में, फिर 80 से 90 के बीच में गई। अब हमारी कट ऑफ पिछले 2-3 एग्जाम से है वो 100, 105 नंबर, 110 नंबर जा रही है। लास्ट एग्जाम की अगर बात करें हम, तो सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ रही है। लास्ट एग्जाम के कट ऑफ लगभग 102 नंबर के आसपास जनरल की रही थी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, और ईडब्ल्यूएस की 84.75, ओबीसी की कट ऑफ 86 के आसपास रही है, एससी की 63 पॉइंट के आसपास में, एसटी की है वो 58 के आसपास। ये मैं नंबर के अंदर बता रहा हूँ, परसेंटेज में जस्ट का आप कर सकते हो। और एलएस की जो कट ऑफ रही है लगभग 92 मार्क्स रही थी अपने जनरल की, 76 हो गया, 78 है ओबीसी की, एसटी की 52, और पीडब्ल्यूडी की जो 50 मार्क्स कट ऑफ रही है। ठीक है, तो ये तो है जेआरएफ के लिए। हाँ सर, एलएस की भी मैंने साथ में बताई है। एलएस की भी सर ने बता दी है। यानी आप देख सकते हैं कि ज्यादा चेंजेस जो है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। 102 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगभग 10 नंबर का फर्क है। जी सर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके एलएस और जेआरएफ दोनों के लिए ये कट ऑफ है। और फोकस आपको करना चाहिए, कम से कम आप 100 से ऊपर नंबर ला पाओ, है ना, ये टारगेट होना चाहिए हमेशा आपका। तो सर जैसे अभी इस समय दिन जो है 180 दिन बाकी हैं, और 180 दिन में क्या पॉसिबल है कि इतनी सारी यूनिट कर लेना, 9 यूनिट कर लेना पार्ट सी की, कोर यूनिट 6 ही कर लेना, क्या ये पॉसिबल है कि जेआरएफ इतने में हो जाए 180 दिन? आपको क्या लगता है, पर्याप्त है ये? सर जिन लोगों ने एमएससी कर रखी है उन लोगों के लिए तो 6 मंथ सफिशिएंट है सीएसआर नेट की तैयारी के लिए सर। आराम से वो अच्छी रैंक भी ला सकते हैं अगर 6 महीने तक वो कंसिस्टेंटली अगर तैयारी करे तो सर। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है? बिल्कुल सर। तो आखिर ये अचीव करने के लिए, जेआरएफ अचीव करने के लिए जी सर, इनको कितना स्कोर करना पड़ेगा कि इनका जेआरएफ आ जाए? जी सर, स्कोर की अगर हम बात करें सर, तो अभी जो पिछले कुछ टाइम से जो कट ऑफ जा रही है सर, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं जो हमारी मैक्सिमम कट ऑफ जो गई है 109 नंबर के आसपास गई है, 108 पॉइंट समथिंग। तो अगर जनरल कैटेगरी को अगर जेआरएफ के लिए टारगेट करना चाहिए तो उनको लगभग 110 मार्क्स, 110 नंबर उनको टारगेट करना चाहिए। ये जेआरएफ के लिए? बिल्कुल सर, जेआरएफ के लिए। और अगर उनको सिर्फ एलएस करना है तो उनको जो टारगेट करना चाहिए वो 100 नंबर का टारगेट करना चाहिए। अच्छा। एंड अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को लगभग 92 के आसपास या 92 टारगेट कीजिए। और ये ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें सिर्फ नेट की तो 85 के आसपास टारगेट रहना चाहिए उनका, एससी का 65 का, और ईडब्ल्यूएस की भी अगर हम बात करें तो लगभग 90 प्लस का टारगेट उनका भी रहना चाहिए। एसटी का जेआरएफ के लिए 60 का टारगेट रहना चाहिए और एलएस के लिए 55 का टारगेट रहना चाहिए सर। ठीक है जी। तो मतलब कुल मिलाकर के 110 नंबर अगर टारगेट करते हैं, बिल्कुल सर, तो ये उनका जेआरएफ के लिए बिल्कुल सर, कंफर्म है। जी सर। तो बच्चों 110 नंबर टारगेट करना है हमें अगर जेआरएफ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो आखिर ये स्कोर 110 नंबर अचीव कैसे होगा? दिन है 180, जी सर, मार्क्स लाने हैं 110। क्या करना चाहिए कि इनका 110 मार्क्स की अचीव कर लें जेआरएफ के लिए? सबसे पहले क्या स्टेप होनी चाहिए? ओके। तो सर सबसे पहले तो इनको सिलेबस को डाउनलोड करना चाहिए, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उनको ये देखना चाहिए कि वो कितनी यूनिट के अंदर कंफर्टेबल है, कौन कौन सी यूनिट में उनको कॉन्फिडेंस है, उन्होंने एमएससी में भी कर रखा है उनको, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक
शेड्यूल बनाना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर वो 5 से कम यूनिट में अगर कंफर्टेबल है, उस कंडीशन में उनको वो यूनिट भी सेलेक्ट करनी चाहिए जिनमें कंफर्टेबल नहीं है। और अगर वो 6 से 7 यूनिट में कंफर्टेबल है, फिर तो उसको जो दो यूनिट में जो कंफर्टेबल नहीं है उसको एक बार साइड में करके भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, तो जितनी यूनिट में आप कंफर्टेबल हो, सिलेबस को देखो, सबसे पहले डाउनलोड करो। जी सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं बस सीएसआर नेट करना है, सिलेबस ही नहीं पता होता कि क्या बिल्कुल। करना है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करिए सिलेबस को। जी सर। डाउनलोड करने के बाद टारगेट होना चाहिए कि आपने कौन सी यूनिट अब तक पढ़ रखी है बीएससी में और एमएससी में, जी आप सर। किस में कंफर्टेबल हो। अगर आप को लगता है कि हाँ ये यूनिट मेरे एरिया की है, मुझे इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, मेरे को समझ में आ जाती है, तो सर का कहना है कि सबसे पहले प्रयास उसी में करो, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बढ़ाएगा। आपको जो तैयार है, अगर वो और अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा। जी सर। इसका मतलब ये है कि डाउनलोड सिलेबस करने के बाद आप अपने टारगेटेड एरिया को सेलेक्ट करें और तैयारी को टाइम के साथ करें। ये नहीं करना है कि ठीक है मेरी ये यूनिट अच्छी है तो अब मैं इसको पढ़ूंगा से तो ये होगा कि पता नहीं कब तक पढ़ूंगा, कब तक पढ़ता जाऊंगा, 2 4 10 साल बीत जाएंगे, ऐसे काम नहीं होता। तय समय सीमा में आपको ये पूरा करना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा। सर एक और चीज है कि जो भी आप शेड्यूल बना रहे हो तो आपको 6 मंथ का शेड्यूल नहीं बनाना है। आपका जो शेड्यूल होना चाहिए शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। वीकली शेड्यूल बनाइए आप, छोटे छोटे शेड्यूल बनाइए, जिससे कि आपको थोड़ा ये क्लियर हो सके कि मैं शेड्यूल को पूरा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। आप टारगेट लीजिए कि मैं दिन में मेरे को इतना पढ़ना है और इस वीक मेरे को ये कंप्लीट करना है, जिससे आप है वो अगर वीक में कंप्लीट वो चीज नहीं हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग नया शेड्यूल बना सको। वरना क्या होगा कि आपने अगर मंथली शेड्यूल बनाया तो उसमें ये होगा कि आप 10 दिन तो ये बैठोगे कि भाई ठीक है मैं कर लूंगा, और उसमें 10 दिन निकल जाएंगे और बाकी के 20 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे। और फिर उसके बाद एक पैनिक आएगा कि मेरे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। जी सर। इससे अच्छा है कि छोटे छोटे शेड्यूल में अपने आप को बांट दें। जी सर। तो कितने यूनिट को टारगेट करें एग्जाम में तो निकल जाए नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी सर। हाँ भाई इतने नंबर्स ऑफ यूनिट कर लो तो निकल जाएगा। सर इनको 6 से 7 यूनिट टारगेट करनी चाहिए सर। 6 से 7 यूनिट। बिल्कुल सर। और उसमें से जो जैसे क्वांटम जैसी यूनिट जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आपने बताई, अगर उसको करें तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सर। इसमें जैसे कोर सब्जेक्ट की 6 यूनिट में से अगर 6 में किसी में कंफर्टेबल नहीं है अगर ये, तो एटलीस्ट जो 5 यूनिट तो उनको टारगेट करनी चाहिए। जैसे जो 6 यूनिट में बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल, क्वांटम, क्लासिकल, ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मो, इनमें से इनको एटलीस्ट 5 यूनिट तो इसमें से करनी होगी। और 2 यूनिट ये छोटे में से कर सकते हैं। जैसे एक कंडेंस मैटर फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आप एक तो कंडेंस मैटर कर सकते हो, दूसरा आप न्यूक्लियर फिजिक्स कर सकते हो। तो अगर 6 से 7 यूनिट का टारगेट है तो 5 बड़ी यूनिट कीजिए, 2 आप छोटी यूनिट कर सकते हो। और अगर आप पूरा करना चाहते हो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पूरा कर पाओ तो बहादुर रहोगे। जी सर। इतने बहादुर वो नहीं, मेरे को पता है। तो कम से कम 7 यूनिट तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने स्ट्रेंथ की आप यूनिट को चुनिए और उनमें से सेलेक्ट करिए। जो स्कोरिंग वाली हैं उसको थोड़ा अच्छे से टारगेट करिए। जी सर। कौन सी स्कोरिंग यूनिट है उसका यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो, हमारे जी सर। पीछे हमारे देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा डिवीजन हुआ है। एक बार हम स्क्रीन से आपके हट जाते हैं और आप इसको देख लीजिए कि स्कोर किस तरीके का है। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो ऐसा है सर कि जैसे हम पार्ट बी की अगर बात करें तो अपने टोटल 6 सब्जेक्ट है इसमें। क्लासिकल से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वांटम से अगर कहें तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। थर्मो से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथमेटिकल से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हाई वेटेज टॉपिक की बात करें तो एक तो क्लासिकल हो गया, क्वांटम हो गया, मैथमेटिकल भी यहाँ पर हाई वेटेज है सर। पार्ट सी की अगर बात करें हम तो पार्ट सी के अंदर जो पार्ट बी के जो टॉपिक है वो तो है ही है। जैसे क्लासिकल के भी 4 से 5 क्वेश्चन है, ईएमटी के भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम के भी 4 से 5 क्वेश्चन है, थर्मो के 3 से 4 है, मैथमेटिकल के 4 से 5 है और इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और जो सिर्फ पार्ट सी में पूछे जाने वाले यूनिट है जैसे एटॉमिक हो गया, सॉलिड हो गया और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर बार का यही लगभग पैटर्न रहता है कि क्वेश्चन आपको इस वेटेज में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से वही 6-7 यूनिट अपने हिसाब से टारगेट करने चाहिए और ये देख ही रहे हैं कि किस तरह की यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है। 110 कैसे बनेगा
आपको बनाना है, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि आपके दिमाग में आपको कौन सी स्ट्रेंथ वाली यूनिट लग रही है आपकी, तो आपको ये थोड़ा-सा देखना जी पड़ेगा। सर। अब जैसे एग्ज़ाम के दौरान क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, जी कि सर। इनकी थोड़ा-सा रैंक आ जाए या फिर ये क्वालीफाई कर जाएँ? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकी? जी सर। तो सर एक चीज़ है, मैं हमेशा ही बच्चों को बोलता हूँ सर, हुँ, कि एक ट्रायंगल जो है, पिरामिड जो है सर, हुँ, उस पिरामिड के 3 स्टेज होते हैं सर। हुँ, उस पिरामिड के 3 स्टेज को हमने डिवाइड कर रखा है ASK से, आस्क। हुँ, जिसमें से जो सबसे बड़ा स्टेज जो है, सबसे ग्राउंड वाला, पिरामिड में आपने देखा होगा बेस सबसे बड़ा होता है उसका, हुँ, पिरामिड का। तो नॉलेज सबके पास होता है सर। पर नॉलेज, सिर्फ नॉलेज से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि नॉलेज आपके पास में है, अगर आपने वहां पर मैनेजमेंट सही नहीं किया टाइम का, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे ग्राउंड स्टेज जो है वो है नॉलेज का। नॉलेज तो होना ही चाहिए। सेकंड उसमें ASK में आता है, एस का मतलब स्ट्रेटजी। तो नॉलेज के बाद में आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे अप्लाई एग्जाम में करोगे? कैसे आप अप्लाई करने वाले हो। हुँ, जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये रही है सर हमेशा ही, हुँ, कि मैं एग्जाम जितनी बार भी मैंने दिया, मैं हमेशा पार्ट ए सबसे पहले करता हूँ। हुँ, फिजिक्स वालों को पार्ट ए सबसे पहले करने का सर रीजन ये है कि उनको एक तो पार्ट ए से डर नहीं लगता है, हुँ, और वो फ्रेश माइंड में एग्जाम देने जा रहे हैं सर, तो वो बिना कोई इधर उधर किए पार्ट ए के क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हैं, एप्टीट्यूड लगा सकते हैं, रीजनिंग लगा सकते हैं, फ्रेश माइंड से। 15% का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सर, फास्ट कर सकते हैं। हुँ, तो पार्ट ए को 30 मिनट का टारगेट देते हैं, 30 मिनट के अंदर पार्ट ए होना चाहिए। उसके बाद सर मेरा ये है कि पार्ट ए के बाद पार्ट सी पे जाइए। इसका रीजन ये है पार्ट सी पे जाने का, कि पार्ट सी के क्वेश्चन पढ़ने में और पार्ट बी का क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वही लगेगा, और आप है वो ऐसे कह सकते हैं कि अलग नहीं कर सकते कि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं दो, हुँ, एक पार्ट सी पार्ट बी से, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन को। तो अगर आप पार्ट ए के बाद पार्ट सी का क्वेश्चन पहले करते अच्छा, हो, पार्ट सी में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं क्या? नहीं सर, हाँ, पार्ट सी क्वेश्चन है वो शॉर्ट होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं सर। पार्ट सी वाले। हाँ, आपका नॉलेज जानते हैं वो सर। अच्छा, मतलब कि आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्चुअलाइज़ करके आप उसका आंसर कर जी सर, सकते हैं। मतलब और वहां पर पार्ट बी में रेक्टिफिकेशन होता है? हाँ, पार्ट सी में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, बी में कैलकुलेशन होती है। हाँ, तो अच्छा। उसमें सर क्या है कि अगर हम पार्ट ए के बाद पार्ट सी करते हैं ना, हुँ, तो उसमें आप 90 मिनट का टाइम दीजिए लगभग। हुँ, तो 90 प्लस 30 120 मिनट। जब आपका पार्ट सी हो जाएगा, तो आपका माइंड है, आपकी साइकोलॉजी ये कहेगी आपको कि मैंने लगभग 130 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अटेंड कर लिए हुँ। या मैंने पढ़ लिए है। तो थोड़ा-सा उससे जो है दबाव नहीं पड़ता, दिमाग पर हाँ, स्ट्रेस नहीं आप आता। हाइपर नहीं होंगे ना। हुँ, तो पार्ट ए के बाद पार्ट सी किया, तो माइंड, टाइम कितना हो सर, 2 घंटे हुए। हुँ, माइंड कहेगा मैंने बड़ा जो पोर्शन है कर लिया है, अब मेरे पास सिर्फ पार्ट बी बचा है। हुँ, 60 मिनट का टाइम है, मेरे को 25 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 25 में से 20 करना है मेरे को। हुँ, तो आप रिलैक्स होके वो क्वेश्चन और वो पार्ट आप करोगे। अगर दूसरा केस देखें हम, तो पहले पार्ट ए करें और फिर पार्ट बी किया, तो पार्ट बी अगर हम करेंगे तो लगभग आपको 25 क्वेश्चन पढ़ने में 70 से 80 मिनट का टाइम उसमें भी लग जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम अभी है, तो आप वैसे ही पढ़ोगे। तो 70 से 80 मिनट का टाइम अगर पार्ट बी में लग गया, आपका माइंड ये कहने लगेगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट बचे हैं और मेरे को हाँ, पूरा पार्ट सी करना पूरा है। पार्ट सी करना है। और तो पार्ट सी करना और 100 नंबर का पार्ट सी है। तो तो उससे अल्टीमेटली आपके ब्रेन पर एक दबाव बनना शुरू हो जाता है। और उससे आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू कर देते हो, या फिर जानबूझकर हड़बड़ाहट से हड़बड़ाहट आप से? छोड़ना शुरू कर दो, हाँ। लॉजिक नहीं लगा पाते हो, कोई कंसेप्ट लगाना नहीं लगा पाओगे, अरे यार टाइम बहुत कम बचा है, अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। अगले क्वेश्चन, या तो फिर अगले क्वेश्चन में आप ज़्यादा जंप कर रहे हो तो लगता है यार कि मैं तो सारे क्वेश्चन हाँ, छोड़ते ही जा रहा हूँ, ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा, तो गलत क्वेश्चन में हाथ लगा देते हो। जी सर, तो ये सारी चांसेस हो सकती हैं, इसलिए सर ने जैसा कहा आप बिल्कुल, वैसा कर सकते हैं। जी सर। अब बिना किसी कोचिंग के क्या संभव है कि एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, ये जो देख रहे हैं, जिनको वैसे पढ़ना है, तैयारी कर रहे हैं, वो ठीक है, कोचिंग ले लिए हैं, आपसे वो पढ़ रहे हैं, जी सर, एप्लीकेशन में वो पढ़ रहे हैं, पर हमारे ये बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या बिना कोचिंग के ये पढ़ सकते हैं? जैसे हम अपने लाइफ साइंस में जी से सर। यूट्यूब के लिए फ्री सेशन चला रहे हैं, हम्म, हमारा चल रहा है, बच्चे आते हैं, 300-400 लाइव रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और साल भर पढ़ते हैं। जी सर। एग्ज़ाम के टाइम पर 1500 तक आते हैं बच्चे और खूब पढ़ते हैं, खूब एकदम मन लगा कर के बहुत सारे बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं। जी सर। तो क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसी सुविधा है, आपने फिज़िक्स में कर रखी है कि बिना बेचारे कोचिंग के अगर ऐसे कोई गाइडेंस से पढ़ना चाहें तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर। हमने पिछले 5 साल से हमारा जो पुराना चैनल था, वहाँ पर हम यूट्यूब की क्लासेस लेते थे सर। हुँ, हुँ। तो आप वहाँ के यूट्यूब से पढ़ सकते हो।
और अभी हमने जो नया चैनल स्टार्ट किया है, और यहाँ पर तो पूरा जो ये चैनल हमारा है एग्जाम ओरिएंटेड चैनल है पूरा। तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो, और हमारे जो बैचेज चल रहे हैं, सुपर इमोशन बैच चल रहा है, इमोशन बैच 2.0 चल रहा है, तो आप यूट्यूब पे शाम को 5 बजे जो क्लास होती है वहाँ अटेंड कर सकते हो। मॉर्निंग में क्लास होती है, उसको अटेंड करके भी अपनी तैयारी को कर सकते हो, सेल्फ लेवल पे पढ़ाई कर सकते हो बिना कोचिंग के भी। पर थोड़ा सा उसमें एक दिक्कत है सर कि टाइम, क्योंकि यूट्यूब पे हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना टाइम हम ऐप लाइव पे हमारी जो क्लासेस होती है जाहिर सी बात है, वहाँ बच्चों ने अब पैसे दे दिए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया इनको पूरा पढ़ाएं। तो लगभग कितने घंटे 4 घंटे 4 घंटे की क्लास वहाँ पर बिल्कुल सर ऐप में चलती है, और यूट्यूब पे करीब आपकी 1.5 घंटे की क्लास प्रतिदिन चल रही है। तो आप जो अब देखिए डिफरेंस समझिएगा बच्चों, कि जो आपका पेड बैच है उसको सुपर इमोशन बैच से नाम जाना जा रहा है। तो सुपर इमोशन बैच का जहां नाम आए मतलब वो पेड बैच की बात हो रही है। सर और ये इमोशन बैच आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में चल रहा है। आईएफएस फिजिक्स चैनल है, बिल्कुल सर, आईएफएस फिजिक्स चैनल पर फ्री में चल रहा है। आप सर्च करिएगा तो वहां पर लेक्चर्स जो है रोज शाम 5 बजे को आते हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो सर यहाँ पर इस इमोशन बैच का और कुछ बताइए कि अभी इनके क्या आपकी तैयारी है, कि इनको कितना आप पढ़ा देंगे एग्जाम आते आते? सर जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 से 3 वीक तक एक सब्जेक्ट के चलता है सर। अच्छा। क्योंकि उसके बाद में बच्चा भी थोड़ा सा वो कोई बीच में बच्चा ज्वाइन किया तो उसको लगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करते हैं। 1 घंटे की क्लास टोटल हमारा जो कोर्स 6 मंथ का रहता है जो ऐप लाइव के अंदर, उसमें हम 4 घंटे की क्लास लेते हैं। तो लगभग हमारा जो सेशन है लगभग 800 या 900 घंटे का रहता है पूरा, है ना। उस 800 से 900 घंटे को पूरा करने के लिए हमको यूट्यूब पर अगर हम पढ़ाएं तो लगभग 2 साल का टाइम लग जाता है सर, है ना, क्योंकि 4 टाइम यहाँ पर। तो अगर ये उसके यूट्यूब के अलावा सेल्फ लेवल पे थोड़ी बहुत तैयारी अगर करे तो ये पॉसिबल भी है कि वो कोर्स कंप्लीट करे, पर उनको एटलीस्ट उसमें भी साल भर का टाइम लग जाएगा आराम से सर। फिर भी आप अपने चैनल पर कितने यूनिट लगभग करा देते हो? हम यूनिट यूनिट सर बात करें यूनिट सारी करवाते हैं सर, हम सब यूनिट को टच करते हैं यहाँ पर। यूनिट पर यानी सारे के इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ाई देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल काम बन सकता है बच्चों। तो आईएफएस का जो फिजिक्स का आप बैच है, इमोशन बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 5 बजे की क्लास चलती है वहां पर। अगर आप अगले एग्जाम तक पढ़ो तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक टच हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उससे पहले वन शॉट हो गया, ठीक है, अंतिम वॉर हो गया, उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर पढ़ाई लिखाई करने और सर हमारे एक ऐप पे भी आपको बहुत कुछ फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि हम ऐप पे इनको प्राइम क्लासेस देते हैं सारे के साथ। पीवाईक्यूज 2011 से लेकर 2025 तक के जितने पीवाईक्यूज है वो इनको मिल जाएंगे। साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ऐप पे देते हैं इनको। हमारे यहाँ पर पेपर एनालिसिस मिल जाता है इनको, ठीक है सर। एग्जाम की स्ट्रेटजी, एग्जाम का सिलेबस किस टाइप का होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, और भी सारी चीजें हमारी ऐप पे मिल जाती है। तो ये ऐप डाउनलोड करके भी यहाँ से इनको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा अगर ये सेल्फ लेवल पे तैयारी करते हैं तो सर टेलीग्राम का भी आप सुने हैं कि कुछ चैनल वगैरह बनाए हैं? बिल्कुल सर। तो क्या ये इमोशन बैच वालों के लिए ही है? बिल्कुल सर, सबके लिए है ये। और जो भी फ्रेशली तैयारी करना चाह रहा है इमोशन बैच पे, जो इमोशन बैच में उनको सर यहाँ पर हम क्विज करवाते हैं, क्विज के क्वेश्चन इनको मिलते हैं। तो यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है उसके रिलेटेड क्विज में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर सर। जो नए बच्चे हैं उनको हम टाइम टाइम पे नोट्स देते हैं। यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है सर। तो टेलीग्राम चैनल भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, इससे भी इनको बेनिफिट जो है प्रिपरेशन के दौरान होता है सर। तो बच्चों ये आप इसको स्कैन कर लीजिएगा QR, और यहाँ से आप हमारे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सारी अपडेट जो इमोशन बैच की है ना, कि कब क्या होने वाला है, कब लेक्चर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कौन सी आगे यूनिट पढ़ाई जाएगी, इस यूनिट में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जी सर। अब सर इसके अलावा कि क्या और करना चाहिए तैयारी में, कि भाई मैंने इमोशन बैच पढ़ना शुरू कर दिया है, उसमें जो भी फ्री चीज़ें हैं वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपडेट्स हैं, अब इसके अलावा और इन्हें क्या करना चाहिए? सर एक तो इनको सर जब भी ये तैयारी करें सर, चाहे वो हमसे कोचिंग लेके करें या फिर सेल्फ लेवल पे करें, इनको एक तो नोट्स तैयार करने चाहिए सर, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स सर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सर। क्योंकि जो चीज़ आप एक तो देखते हो और उसको लिखते हो ना, तो उसमें जो देख रहे हो उसके लिखने में कंपैरिजन में आपको 10 टाइम्स यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सर। तो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं बता सकता हूँ जी सर, कि आप पढ़ रहे हो और लिख रहे हो तो ब्रेन में इम्प्रिंटिंग होती है जी। और जब आप रिकॉल कर रहे होते हो एग्जाम सेंटर में बैठ करके,
तो आपको अपना लिखा हुआ वो याद आ रहा होता है कि यहाँ पर मैंने ये चीज सॉल्व किया है, तो इम्प्रिंटेड जानकारी होती है। बिल्कुल सर। सेकंड चीज सर, इनको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है सर। और थर्ड ये है कि इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है सर, क्योंकि एग्जाम में फाइनली तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो सेल्फ नोट्स, खुद के लिखे हुए नोट्स, फिर उनका रिवीजन करना है उनको, और फिर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन कीजिए, पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए। अब अगर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके पीवाई क्यू डाउनलोड कर सकते हो। CSR नेट के हो गए, गेट के हो गए, जेस्ट के हो गए, वहाँ से पीवाई क्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये 3 मंत्र हैं। स्मार्ट नोट्स आपको बनानी है, मतलब उसमें लैंग्वेज नहीं लिखनी है जी सर। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करें जितना हो सके, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करें, रिवीजन करें मल्टीपल टाइम्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन आपको आदत पड़वा देंगे कि हाँ किस तरह के सवाल आते हैं। स्मार्ट नोट्स बनाने के क्या कोई तरीके सर हैं? बिल्कुल सर। कैसे स्मार्ट नोट्स बनाएं? अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, तो स्मार्ट नोट्स है, उसमें आपको जो लिखा हुआ है जैसे बुक के अंदर कहीं से आप देख रहे हो, तो उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप वहां पर फ्लोर चार्ट यूज लीजिए। अगर आपको जहां पर कोई चीज है ग्राफिकली समझ में आ रही तो उसको ग्राफ में बनाइए आप, कोई इमेज से समझ में आ रही इमेज बनाइए आप, ठीक है। आप फ्लो चार्ट इस टाइप से यूज ले सकते हो। कोई भी अगर कोई चीज है उसको हाईलाइट कीजिए, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है उसको हाईलाइट कर सकते हो, और शॉर्ट में लिखने की ट्राई कीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की नोट्स बनी हुई है तो काफी शॉर्ट में बनी हुई है, क्रिस्प एकदम। बिल्कुल सर। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने का आप प्रयास करिए। और रिवीजन की क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसे दूसरा पॉइंट आपने रिवीजन का कहा था, जी सर। तो रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सर एक तो सर इनको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने आज पढ़ा है तो एक बार मैंने पढ़ लिया है, तो उसके बाद में ऐसा नहीं कॉपी बंद कर दी, सब पढ़ लिया, लास्ट में आपको 15 मिनट 10 मिनट का टाइम देना चाहिए उस चीज का रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। उसके बाद आपको एक दिन सेट कर देना वीक के अंदर कि मैं सैटरडे को या संडे को उसको रिवाइज करूंगा वापस, और एक आपको 2 वीक के बाद में फिर से एक बार रिवीजन करना चाहिए। एटलीस्ट आप 3 बार रिवीजन करोगे, ये तो रूटीन वाला हो गया सर, एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना ही है यहाँ पर। तो ये 3 बार का रिवीजन है, आज पढ़ा अभी रिवीजन किया, वीक में एक बार रिवीजन किया, और 2 वीक के बाद एक बार और रिवीजन किया। अगर ये रिवीजन की स्ट्रेटजी अगर ये अपनाते हैं तो सर इनका फिर एग्जाम से पहले एक बार भी रिवीजन करेंगे ना तो भी इनका काम हो जाएगा सर। बच्चों मैं बता दूं, मैं न्यूरोफिजियोलॉजी भी पढ़ाता हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 3 बार आप रिवीजन करते हो तो क्या होता है, मेमोरी आपकी उस तरह से चार्ज हो जाती है जैसे कोई एक बैटरी चार्ज होती है, उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन डेवलप होता है। बैटरी चार्ज होने पर क्या होता है, अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो जरूरत पड़ने पर उससे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हो, पंखा चला सकते हो, लाइट जला सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आप मेमोरी इस तरह से 3 बार रिवीजन करके लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन न्यूरॉन में डेवलप कर लेते हो तो जरूरत पड़ने पर यानी एग्जाम के वक्त आप उसमें से याददाश्त को निकाल सकते हो कि हाँ भाई इस सवाल का ये उत्तर होना चाहिए, इसका ये उत्तर होना चाहिए, इसका। तो 3 बार रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है, सर ने यहाँ बता रखी है, स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आपको। जी सर। अब क्या कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी चाहिए कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नाम ही बहुत खतरनाक है। जी सर। क्या कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़े कि निकल जाए? क्योंकि बच्चे जैसे ही पढ़ना शुरू करें, सर कौन सी बुक पढ़ें, बिल्कुल ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर। 2 चीजें सर, अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ो तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते हो तो इनके लिए एक और ऑप्शन भी है सर हमारे पास में। पहले हम सर बात करते हैं रेफरेंस बुक की, तो ये हमारे जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिकल मेथड हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, तो इनकी रेफरेंस बुक सबको पता भी है सर कि मैथमेटिक्स की एक रेफरेंस बुक की नाम ही काफ़ी है, HK दास हो गया सर। क्लासिकल की बात करें सर तो JC उपाध्याय की बुक है, बेस्ट बुक है सर। हम अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ग्रिफिथ की बुक है, और जेटली की जो बुक है बेस्ट बुक है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। EMD के लिए एक ही बुक काफ़ी है, वो भी हमारी ग्रिफिथ की बुक है, ठीक है सर। और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए अगर मार्के तो पठारिया की जो बुक है, RK पठारिया की बुक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं हमेशा इनको सजेशन देता हूँ कि रॉबर्ट वॉलस्ट्रीट की अगर आप बुक कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है डिजिटल एनालॉग के लिए। और डिजिटल के लिए अगर बात करें तो एक जैन की बुक आती है, वो आप कर लो तो सफिशिएंट है सर। और बाकी दूसरा ऑप्शन, अगर इनको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, अब एग्जाम ओरिएंटेड में मैं सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, CSR नेट, गेट, जेस्ट, TFR, बार्क, PSC एग्जाम्स, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, तो टू द पॉइंट अगर चीजें पढ़नी है अगर इनको, तो IFS की बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक्स अवेलेबल है सर। अगर आप इन बुक्स को अगर बार कवर कर लो सर, तो फिर आपका फिजिक्स का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप
क्रैक नहीं कर सकते। बच्चों बात यह है कि स्टैंडर्ड बुक होती है महासागर। जी सर। अगर आप बीएससी में अभी हो तो ठीक है, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, आपके पास खूब बढ़िया मौका है, आप खूब गोते लगाइए, महासागर में तैरिए, किनारे ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब ब्रेन डेवलप होगा। लेकिन अगर आप एमएससी में हो तो आपके पास वक्त नहीं है, जी सर। वक्त नहीं है, क्योंकि एमएससी के तुरंत फटाफट ईयर बीतेंगे, कैसे आप पढ़ोगे? तो टू द पॉइंट पढ़ना ही, डायरेक्शनल पढ़ना ही आपके लिए फायदेमंद बात है। और उसके लिए जो एग्जाम के लिए ही इसी पर्पस से जो बुक बनाई गई है वो ये बुक्स है, आप इनको ले सकते हो, इनसे तैयारी अपनी कर सकते हो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो। जी सर। बेस्ट सोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के सर क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्योंकि पढ़ तो लिया, या मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ लिया, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है, ये जांचना है कि मैंने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट कहाँ तक अच्छे हैं, कहाँ तक क्या गड़बड़ हो रही है, तो उसको जांचने के लिए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? सर आईएफएस की प्रैक्टिस सेट भी है, वॉल्यूम 2 सेट है, तो आप वो कवर कर सकते हो। एक पीवाईक्यू सेट है हमारा जो 2012 से लेकर 2025 अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है, यहाँ तक के सारे पीवाईक्यू उसके अंदर अवेलेबल है सर। बिल्कुल सही सर। पीवाईक्यू बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी एग्जाम की आत्मा होती है। बिल्कुल सर। अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम क्या है, इसकी आत्मा कैसी है, ये क्या पूछ सकते हैं, आप उसके पीवाईक्यू करो। जी सर। और जहां 14 साल के पीवाईक्यू समेट कर रखे गए हैं, और ये सर टॉपिक वाइज हैं। बिल्कुल सर, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है। टॉपिक वाइज यानी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या उसमें से कॉन्सेप्ट आपके बन रहे हैं कि नहीं, तो आप टॉपिक वाइज जांच सकते हो, है ना? मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। जी सर। इसके अलावा सर हमारा बात यह है कि सर पेड कोर्स लें या यूट्यूब, अंतर क्या होता है दोनों में? अभी सर, एक अंतर तो सर पता ही चल गया अभी हाल ही में कि भाई ज्यादा टाइम कम टाइम वाला। हाँ। और क्या अंतर होता है सर? और एक बड़ा अंतर है सर कि पेड कोर्स में पैसे लगते हैं सर, पर अभी के लिए सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि टाइम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू पैसा सर। अगर आप किसी चीज के लिए 2 साल लगाते हो सर, वही चीज अगर आपको मिनिमम टाइम में मिल सके, जैसे 6 मंथ के अंदर मिल सके, तो वो 1.5 साल आपको खराब नहीं करना चाहिए। अपन कई बार देखते भी कैलकुलेशन करते हैं सर, कहीं पे हमको जाना होता है, तो जैसे 2 दिन या 3 दिन लग रहे हैं जाने को, तो हम उसकी जगह फ्लाइट प्रेफर करते हैं कि भाई 2 घंटे में या 3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। तो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेड और यूट्यूब में सर ये फर्क है, एक तो घंटे का कि 1 घंटे की क्लास और 4 घंटे की क्लास। और फिर एक क्या होता है कि सर एक तो ये है कि मैं आपको दे रहा हूँ क्या सर, पूरा सामान दे रहा हूँ, कोई चीज बनाया। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं गुलाब जामुन बनाना चाहता हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि सर आप गुलाब जामुन खाएंगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है खाएंगे सर, तो मैं आपको दूंगा कि ये मावा लीजिए, ये मैदा लीजिए और ये घी लीजिए, आप ये गैस लीजिए और बनाइए और खाइए, ठीक है। और एक मैं आपको सीधा गुलाब जामुन बना के दूं, ये सर खाइए आप, तो आपको तो सर वही टेस्ट मिलने वाला है ना सर। तो आपको एक में बनाना पड़ रहा है, एक में आपको सीधा मिल रहा है, तो वो डिफरेंस है पेड में और यूट्यूब पे सर। तो कहने का मतलब है कि बच्चों यहाँ पर आपको डेली 4 घंटे की लाइव क्लास पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर। रिकॉर्डेड सेशन ये आपको हमारा मिल ही ऐप लाइव जाएगा। का है सर। ऐप लाइव में पेड कोर्स में कि 4 घंटे की लाइव क्लास पढ़ोगे, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, यानी जो क्लास अभी हुई है तुरंत रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। जी सर। सिलेबस को टाइमली कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल। और हर संडे टेस्ट भी होता है, मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे, हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे, और आपका जेआरएफ क्वालिफाई और आपको करवा ही देंगे। हर लेक्चर का डीपीपी मिल जाएगा, आपको लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको साथ में संडे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा। हम आपको पीवाईक्यूज का भी टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये तो सब कुछ दे दे रहे हैं। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये ऐप लाइव का जो फीचर है, इसमें तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ सर, पूरा खाने का जो थाल आपके सामने रख रहे हैं, ये लीजिए, इसको खाइए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और चले जाइए चुपचाप फेलोशिप लेकर के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल सर। हर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जैसे कहा। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे जिनके पास अभी वक्त नहीं है, तो वो तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। जिनके पास वक्त है, जैसे बीएससी में पढ़ रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है, आराम से यूट्यूब से पढ़ो और खूब सर पढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल सर। अब ये बताइए कि जो मोड है, जी सर, है ना, उसमें आपने बताया कि प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सर। रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट, ये साइकिल चलनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, चाहे हमसे कर रहे हो, चाहे कहीं और से कर रहे हो, चाहे सेल्फ तैयारी कर रहे हो, एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये आईएफएस का मंत्र है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, फिर रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देनी है। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए आपकी बस। ठीक है, तो मतलब सक्सेस का जो मंत्र है वो यही है कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, कंटिन्यूटी में आपको करना चाहिए। अगर इसको किसी ने छोड़ा तो सफेद कपड़ा, तो समझ लीजिएगा दिक्कत हो जाएगी, फिर आप बाहर हो जाओगे।
बिल्कुल सर। इसलिए आपको याद रखना है कि इन तीनों से आपको डिसअलाइन नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है सर। इसके अलावा बच्चों को ये भी पता होना चाहिए, जैसे बिल्कुल सर। ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लाइफ साइंस में हमारा बहुत हिट चैनल है। बिल्कुल सर। लाइफ साइंस पढ़ सकते हैं, इनके केमिकल कोई साइंस पढ़ सकते भाई हैं। बहन अगर लाइफ साइंस, हाँ, केमिस्ट्री, दोस्त। मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे मतलब हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ आप फिजिक्स पढ़ लो ढंग हाँ, से, जी है सर। ना। बाकी आपके भाई बहन, दोस्त, मित्र, ठीक है, साथी संगी जो भी हैं, अगर वो लाइफ साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उनको आईएफएस रिकमेंड कर सकते हो। केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, PSC आरपीएससी, एग्जाम हो कॉलेज गए, लेक्चरर, कॉलेज, आईटी जैम, गेट, इन सभी सारे। एग्जाम की तैयारी यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल सर। तो आप अगर इनमें से कोई एस्पायरेंट हो या किसी को जानते हो तो आप उसको रिकमेंड जरूर करिएगा। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों को ये समझाने के लिए। बिल्कुल सर। आई और होप ये कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत इनके बहुत लिए। इंपॉर्टेंट है सर, जी सर। कि जिस तरह से इन्होंने एक एक चीज़ों को समझा है। और देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें यूट्यूब में आते हैं और कितने बच्चे पेड में आते हैं। यूट्यूब के लिए बच्चों थोड़ा सा कमर कस लीजिएगा, यूट्यूब पर जम के तैयारी करिए, सर अभी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जी ऑल सर। द बेस्ट सर। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। बिल्कुल।